हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो हम सभी ने जो है अभी तक अपनी हिंदी कोर की जो बुक है आरोह भाग 2 वो आप सभी ने पढ़ ली, क्योंकि ये हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा चुके हैं काव्यखंड और गद्यखंड। अब हमने शुरू कराया है आपका जो परीक्षा आधारित प्रश्न रहते हैं। परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न हैं आपके, बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक। तो बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ आपके आरोह भाग 2 बुक से आ रहा है, तो वही अब हमने स्टार्ट करा दिया है। तो अभी तक हम आपको कई चैप्टर करा चुके हैं। आज हम करने के लिए जा रहे हैं अपनी ये जो चैप्टर है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय द्वारा लिखित ये कविता बहुत ही ज्यादा मार्मिक रही। मार्मिक हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें किसी की ये पीड़ा दर्द को बेचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ अगर पढ़ने की दृष्टि से देखें तो ये कविता अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपकी वास्तविक जिंदगी पर आधारित हो सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न तो वर्णनात्मक में बनेंगे, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके इसी तरीके से आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इन बहुविकल्पीय प्रश्नों। तो आज हम देख रहे हैं वो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी जो हिंदी की मेन पुस्तक है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड का चौथा अध्याय। कौन सा? कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है, जिसे हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब शुरू कर रहे हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके सामने दो तरीके से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एक्चुअल रूप में आपके इन पेपर्स में आएंगे। दूसरा है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो हम पद्यांश में कवर नहीं कर पाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसमें हम कवर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बोला कि हम पद्यांश आधारित प्रश्नों को करेंगे, तो देखिए क्या है। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर हमने लिखा है पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ नीचे लिखा है काव्यांश, मतलब एक ही होता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपके सामने ये दोनों ही चीजें रखी। ठीक है, पहला काव्यांश देखिए क्या है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर जो दूरदर्शन केंद्र होते हैं उनकी जो संवेदनहीनता है उसके ऊपर एक व्यंग करते हुए ये कविता लिखी गई है। इस कविता में सीधे तौर पर कहा गया है कि दूरदर्शन तात्पर्य यहाँ नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल या समथिंग की तरफ इंडिकेट किया गया है, मतलब सीधे सीधे वो लोग जो कि दूसरों के दुखों को बेचकर पैसा कमाने की जो सोच रखते हैं उनके ऊपर सीधे कटाक्ष है इस कविता के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि हम एक बंद कमरे में एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसेबल हो। ठीक है, अब उसमें हम समर्थ शक्तिवान क्यों बताया गया है? क्योंकि हमारे सभी अंग सही हैं, हम पैसे वाले हैं, और दूसरा जिसको हम लेकर आएंगे वो गरीब है, वो कहीं ना कहीं डिसेबल है, तो हम उससे पूछेंगे आपका दुख है क्या है। अब किसी व्यक्ति से अगर हम पूछेंगे क्या आप अपाहिज है, आपका दुख क्या है, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति उसको बता नहीं सकता है, कैसे बता पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर आपके सामने काव्यांश में रखी गई है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पहला क्या है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, पंक्ति के माध्यम से क्या अभिव्यक्त किया गया है। इस पंक्ति, ये जो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शंस देखिए। मीडिया कर्मियों के अहंकार भाव को, मीडिया कर्मियों के संवेदन शून्यता को, मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को, या मीडिया कर्मियों के बढ़ते प्रभाव। तो देखिए इसमें दो चीजें आपको आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से हैं वो दो आंसर सही आ रहे हैं, पहला और दूसरा, लेकिन इसमें भी हमें एक में ही आंसर लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, तो आप समर्थ तब अपने आप को साबित कर रहे हैं जब दूसरे व्यक्ति को आप नीचा, असमर्थ साबित कर रहे हैं, वो भी एक अपाहिज व्यक्ति को।
तो इस तरीके से यहाँ पर मीडिया कर्मियों की संवेदन शून्यता का हमें पता चलता है। वैसे अगर हम सिर्फ इस पंक्ति को देखें तो यहाँ पे तो ये आंसर आता है मीडिया कर्मियों के अहंकार भाव पे, लेकिन हमें क्या है, हमें पूरे काव्यांश के हिसाब से इस पंक्ति के भाव को निकालना है, तो हम यहाँ पर उनकी संवेदन शून्यता को बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उद्देश्य क्या है? मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को, शून्यता को दर्शाना, मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को दर्शाना, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाना, मीडिया की बढ़ती व्यावसायिकता को दर्शाना। तो अब ये पूरा पद्यांश ले या हम पूरी कविता ही ले लें, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है मीडिया कर्मियों की संवेदन शून्यता को दर्शाना, कि किस तरीके से उनके अंदर कोई भी भाव नहीं रहता है। तीसरा प्रश्न है, मीडिया कर्मी द्वारा अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मीडिया कर्मी जो है वो अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं, उसे दुख में सांत्वना देते हैं, उसे निशब्द कर देते हैं, उसे चुप करा देते हैं। तो सही जो आएगा वो क्या है? उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। एक दुर्बल को टीवी के पर्दे पर दिखाकर मीडिया कर्मी क्या करना चाहते हैं? अगर एक दुर्बल व्यक्ति है उसे क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किस पे, क्या कहते हैं, पर्दे पर, टीवी के पर्दे पर। तो वो क्या करना चाहते हैं? अपने व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, यानी कि अपने बिजनेस में जो उनका उद्देश्य है पैसा कमाना, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, समाज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के दुख को वो सबके सामने ला रहे हैं। अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाना, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना। तो यहाँ पर एक दुर्बल व्यक्ति को टीवी के पर्दे पर दिखाकर मीडिया कर्मी जिस तरह की भाषा, जिस तरह के प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक ही उद्देश्य प्रकट हो रहा है, वो है अपने व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति। क्योंकि वो उन्होंने जो कविता आपने पढ़ी है उसमें ये चीज साफ तौर से जाहिर हो रही है कि वो कह रहे हैं ना, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये चीज उन्होंने बताई है ना, तो ये वही वक्त की कीमत को बता रहा है कि मतलब वो पैसे को ही बल दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले से कैमरा बड़ा करके दिखाने के लिए क्यों कहता? वो क्यों कह रहा है कि भाई कैमरा बड़ा करके दिखाओ? ऐसा उसने क्यों कहा? बड़ा करके दिखाने का तात्पर्य होता है कि कहीं पर हम जूम करते हैं ना, उसको। अपाहिज व्यक्ति के हाव भाव को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, अपाहिज व्यक्ति के दुख के साथ समाज को जोड़ने के लिए, अपाहिज व्यक्ति के दुख से अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, या अपाहिज व्यक्ति के साथ सच्ची सहानुभूति प्रकट करने। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता कैमरे से कैमरा बड़ा करके इसलिए दिखाने को कह रहा है क्योंकि अपाहिज व्यक्ति के दुख को अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहता है कि भैया दुख दिखेगा तो लोगों के पास ज्यादा दुख आएगा, तो इनसे इनका कार्यक्रम बहुत ज्यादा फेमस होगा, उनको पब्लिसिटी मिलेगी। अब हम आ गए दूसरे काव्यांश पे। क्या दिया है? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाए। तो ये सेम वही काव्यांश है जो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपके सामने चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या है, पद्यांश में हम किसको संबोधित करता है, ठीक है ना, हम क्या दूरदर्शन पर हम दिखाएं, वो हम शब्द किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है? कविता के कवि के लिए, दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक के लिए, कार्यक्रम के संचालक के लिए, दूरदर्शन के संचालक के लिए। तो ये जो हम शब्द आ रहा है वो है दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक के लिए, यानी कि जो एंकर है उसकी तरफ ये इंडिकेशन कर रहा है। पद्यांश में बंद कमरे में किससे प्रश्न करने की बात की जा रही है? किससे बात करी जा रही है? एक अपाहिज व्यक्ति से या एक असमर्थ व्यक्ति से, इस तरीके से बताएंगे। देखिए क्या, कवि से, संचालक से, अपाहिज व्यक्ति से या दुखी व्यक्ति से? तो सही क्या है? अपाहिज व्यक्ति से। अपाहिज व्यक्ति से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? प्रश्न क्या है? क्या वह अपाहिज है? वह क्यों अपाहिज है? उसका अपाहिजपन उसे दुख देता होगा? उपरोक्त सभी। तो उससे ये तीनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे? चौथे पे आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा बड़ा में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आता है, अलंकार आप सभी ने पढ़े हैं, क्लास 12th में है तो आप सभी 9th 10th में अलंकार को पढ़ चुके हैं।
तो बड़ा बड़ा शब्द जो है वो क्या है, एक ही शब्द है, 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ सेम है। बस ये है कि पंक्ति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है। तो सीधे सीधे यहां पर कौन सा अलंकार आएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में किस पर व्यंग किया गया। ये पूरा पद्यांश में किस पर व्यंग है, अपाहिज व्यक्ति पर, दूरदर्शन के संचालक पर, मीडिया पर, कवि पर। तो ये किस पर इंडिकेशन किया जा रहा है, ये है आपका मीडिया पर किया गया है। यानी कि सिर्फ ये एक दूरदर्शन केंद्र की बात नहीं है, आप मीडिया में किसी भी वे पर चले जाओ, वहां पर कहीं ना कहीं किसी के दुख से फायदा उठाने की बात करी जाती है। तो ये सीधे सीधे उन पर कटाक्ष किया गया है। तीसरा काव्यांश, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रूप बढ़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो आप देखिए ये जो आई है ना पंक्तियां, ये सीधे सीधे क्या बता रही है कि उससे और तरीके से प्रश्न पूछा, बार बार उसको प्रोवोक किया जाएगा कि नहीं भैया बताओ तुमको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सोचिए जल्दी से बताइए। और बार बार उससे हम इसलिए जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं क्योंकि भाई कार्यक्रम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, उसको हम ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं खींच सकते, तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो वही कह रहे हैं कि भाई जल्दी आप बताइए क्या बात है। आप अगर एक बार नहीं बता पाएंगे तो फिर आप दुख बताने का अवसर खोल देंगे, मतलब आपको एक फिर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी दुख तकलीफ को बताने, अपनी समस्या को बताने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। और हम बार बार उससे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, हम का मतलब यहाँ पर दूरदर्शन कर्मियों से प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है ताकि वो व्यक्ति रोक दे। और कहीं ना कहीं जो दर्शक गण है, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी उस व्यक्ति के रो देने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अंडरस्टूड होती है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं हम भी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दर्शक भी जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपाहिज व्यक्ति रो दे। चलिए इस पद्यांश पर प्रश्न है पहला, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है। अब बार बार उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें कि बस वो व्यक्ति किसी तरीके से रो दे, है ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, रीजन देखिए क्या है। अपाहिज के प्रति संवेदनशीलता होना, अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना। व्यावसायिक रूप से सफल बनाने का तात्पर्य यहाँ है कि इनकी टीआरपी बढ़ेगी, पब्लिसिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा इनका ये कार्यक्रम देखा जाएगा, टीआरपी बढ़ेगी तो इनको पैसा आएगा। तो ये इनका व्यावसायिक उद्देश्य। किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है। अब किसी के दुख को हम पैसा कमाने का जरिया बना ले तो क्या होगा। समय की मांग, मानवता के विरुद्ध है, ये अनिंदनीय कार्य है, या दुख की अभिव्यक्ति है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आज के समय में अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शंस अपने आप में सही है, लेकिन इसमें से हमको बेस्ट का निकालना है, वो है आपका मानवता के विरुद्ध ये काम है। हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, पंक्ति में कौन सा भाव निहित है, भाव कौन सा है, इसके पीछे फीलिंग्स क्या है। क्रूरता, सामाजिक न्याय, मानवीय करुणा, दुख एवं संवेदनशीलता। अब इसके पीछे सीधे से एक ही बात है कि क्रूरता है, किसी के दुख को तुम इतना ज्यादा पूछ के क्यों उभारो कि बेचारा एकदम दुख से विचलित हो जाए, है ना। यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में किस भाव के खोने की बात की जा रही है, कौन सा भाव है जिसे खो देने की बात की गई। अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर, धन कमाने का अवसर। तो यहां पर ये दिया ना, आप अवसर खो देंगे। ये किस चीज का अवसर खो रहे हैं, वो है अपंगता दर्शाने और बताने का, यानी कि आप जो डिसेबल हैं इस बात को बताने का जो अवसर है वो आप खो देंगे। काव्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। जाहिर सी बात है संवेदन शून्यता को दर्शाया गया है। देखिए क्या है, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, सामाजिकता, या पर दुख कातरता, यानी पर दुख कातरता यानी कि दूसरे के दुख में दुखी होना। यहाँ पर सीधे सीधे है वो है संवेदनहीनता, इन लोगों के अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं चौथे काव्यांश पे।
फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे। अब इन आखिरी पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि हम अब वो व्यक्ति अपनी बात कह तो पा नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में उसकी तकलीफ है, उसके होठों की कसमसाहट में उसकी तकलीफ है। तो अब जब वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो अब जो साक्षात्कार ले रहा व्यक्ति है, संचालक है, अब वो झुल्ला चुका है, क्योंकि अब वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है अपने दुख को बताने। वो कहता है कि अब जूम करो, उसकी आंखों पे जूम करो, उसके होठों की कसमसाहट पर जूम करो, ताकि दर्शक उसकी पीड़ा को इसी से समझ जाए कि भाई इस व्यक्ति में कितना ज्यादा तकलीफ है। बस उससे समझ जाएंगे तो दोनों फटाफट रो देंगे, दर्शक भी और जो है वो अपाहिज व्यक्ति भी। यही हमारा काम। अब इतना में भी वो नहीं रो रहा है, तो अब एंड हो चुका। वो कहते हैं बस करो, अब पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि पर्दे पर हर एक चीज एक टाइम लिमिट के अंदर दिखाई जाती है, उसके बाद उस चीज को रोक दिया जाता है, क्योंकि भाई यहाँ मिनट टू मिनट पैसा मिलता है, तो वो उस चीज को रोक देते हैं। अब कीमत है कि हम मुस्कुराएंगे। अब खत्म। अब कौन मुस्कुरा रहा है? जो साक्षात्कार ले रहे थे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। होठों की कसमसाहट क्या अभिव्यक्त करती है? क्या चीज बता रही है? मन की प्रसन्नता को, असमर्थता को, सहजता को, गंभीरता को। तो जो होठों की कसमसाहट है वो उस व्यक्ति की असमर्थता को दिखा रहा है कि भाई एक तो वो अपाहिज, दूसरा उस पे इतने प्रश्न, इतना दुख, जिस जगह वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, तो वो उसकी असमर्थता को प्रकट करती है। नेक्स्ट आते हैं, कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दिखाने की बात करता है? क्या दिखाने की बात कर रहा है? फूली हुई बड़ी आंख, अपाहिज व्यक्ति के होठों की पीड़ा, अपाहिज व्यक्ति का दुख दर्द, या उपरोक्त सभी। तो एक तरीके से वो सभी कुछ दिखाना चाह रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम सफल कब माना जाएगा? वो जो प्रस्तुत करता है यानी कि जो एंकर है, उसके दृष्टि में ये कार्यक्रम कब जो है सफल हो जाता है? जब अपाहिज व्यक्ति का दुख व्यक्त होगा, जब दर्शक उसे तदात्मक का कर लेंगे, यानी कि अपने आप में आत्मसात कर लेंगे, यानी कि उस व्यक्ति के दुख को अपने दुख में मिला लेंगे, जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक की मनः स्थिति एक जैसी होगी, जब प्रस्तुतकर्ता स्वयं अपाहिज के दर्द को समझेगा। तो यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम कब सफल बनेगा? जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक की मनः स्थिति एक जैसी होगी। मनः स्थिति जब एक जैसी होगी तभी क्या होगा? दोनों रोएंगे, और उसी दृष्टि में कार्यक्रम सफल माना जाएगा। तो हम लगाएंगे नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, अपाहिज की स्थिति का चित्रण करने वाले कार्यक्रम निर्माता का उद्देश्य क्या होता है? अब ये जो अपाहिज की स्थिति यानी कि जो एंकर है, उसके हिसाब से एक जो कार्यक्रम बन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना, दुखी व पीड़ित व्यक्ति की व्यथा का वर्णन करना, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता, संवेदनहीन समाज का चित्रण। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का सिर्फ एक टारगेट है, इस कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल और लोकप्रिय बनाना। तो सही है क्या है? नंबर 3। हम दोनों एक संग रुलाने हैं। क्या हमें दोनों एक संग रुलाने हैं? पंक्ति में दोनों शब्द किन के लिए इस्तेमाल? जाहिर सी बात है, दर्शक और वो अपाहिज व्यक्ति। कवि और अपाहिज व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक, दर्शक और कवि, प्रस्तुतकर्ता और अपाहिज व्यक्ति। तो यहाँ पर वो दोनों शब्द जो है वो अपाहिज व्यक्ति और दर्शक के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, अब यहाँ पर अभी तक हमने 4 गद्यांश देखे, और इस 4 गद्यांश में हमने पूरी कविता को अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए, क्वेश्चन एक पैराग्राफ में बहुत सारे बन सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं वही। पंक्तियों को अच्छे से समझिए। जब आप एक बार पंक्तियों को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जाएं, ये आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपने अगर पंक्तियां अच्छे से पढ़ी हैं तो क्वेश्चन कुछ भी हो, जवाब आपको पता हो। ठीक है, चलिए, तो पंक्तियां हमने पढ़ ली, उन पे आधारित प्रश्न कर लिए। अब हम संपूर्ण आधारित कुछ प्रश्नों को करें। ठीक है, देखिए क्या है। पहला,
अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्क संगत, भावपूर्ण या अर्थहीन? तो सीधी सी बात है कि वो एकदम अर्थहीन जो प्रश्न पूछ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ये प्रश्न तो एकदम फालतू के प्रश्न हुए ना। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख, अपना दुख, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति। तो क्या नहीं बता सकता? वो है अपना दुख, वो नहीं बता पाए। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? समाचार और खेल, रोशनी और अंधेरा, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शन रोते हुए। तो सही क्या है? दर्शन लिखा है यहाँ पर, ये होगा आपका दर्शक। ठीक है, दर्शक और अपाहिज रोते हुए। नेक्स्ट आते हैं, पर्दे पर किसकी कीमत है? दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की या वक्त की? ये तो पंक्ति में ही दिया हुआ है कि भाई पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? अब कवि जो है उन्होंने तो बहुत सारी कविताएं करी हैं, तो ये एक्चुअल में किससे ली गई है? देखिए क्या है, जो लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी से हंसो। तो ये कौन सी है? ये है इनकी जो लोग भूल गए हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? जाहिर सी बात है कि वो एक कोशिश इसलिए करना चाह रहे हैं कि अपाहिज की अपंगता उभर कर आए, यानी कि वो व्यक्ति खुद किसी तरीके से अपनी अपंगता को व्यक्त करे, इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे। कैमरे में बंद अपाहिज किस छंद में रचित कविता है? देखिए, कवित है, चौपाई है, मुक्त है या दोहा? ये सीधी सी बात है, आप देखेंगे किसी तरह के तुकांत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये मुक्त छंद की कविता है। नेक्स्ट आते हैं, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है? किस युक्त से कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक? तो ये कार्यक्रम क्या था? सामाजिक चेतना से युक्त, तो यहां पर हम लिखेंगे सामाजिक। नेक्स्ट आते हैं, संचालक को अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों बंद कर दिया? अब क्या रीजन था कि वो बार बार तो रुलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक मौके पे आकर वो उसको रुलाने का प्रयास बंद कर देता है? इसका कारण क्या था? धन खत्म होने के कारण, समय खत्म होने के कारण, रोमांच खत्म होने के कारण, लोकप्रियता खत्म होने? तो क्या कारण था? भाई वो कार्यक्रम एक लिमिटेड टाइम के लिए था, तो वो समय खत्म हो गया, इसलिए वो प्रयास बंद कर देता है। तो क्या है? समय खत्म होने के कारण। प्रश्न संख्या 10 है, कार्यक्रम का संचालक क्यों चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोए और अपना दुख लोगों के सामने प्रकट करे? क्यों चाहता है वो? अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम से व्यवसायिक लाभ के लिए या उपरोक्त सभी? तो आप यहाँ पर देखिए, ये चीज जो है ये सारी चीजें सही है भाई। वो रोचक भी बनाना चाहता है, लोकप्रिय भी बनाना चाहता है और व्यवसायिक लाभ भी कमाना चाहता है, तो सही क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हमने फटाफट इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स करा दिए। तो ये तो अभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम जल्दी ही आपके लिए जो है वो वर्णात्मक प्रश्न भी लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में रहे, ठीक है। तब तक आप इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए, और अब हम मिलेंगे अपने अगले अध्याय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन हाँ साथ ही साथ आप कमेंट्स भी करिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं उन सब के बारे में, ताकि हम आपके लिए वो सारी चीजें लेकर आ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।